दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी एक दूसरे खंड में, और ये हमारा भाग 13 है। आज हम इसके बारे में चिंतन करेंगे। संसार प्रवेश। बड़े भाई साहब के मेरे बारे में बापू कहते हैं, अनेक सपने थे। उनको पैसा, प्रसिद्धि और पद का बहुत लोभ था। उनका हृदय बादशाही था। उनका स्वभाव भोला था, अतः मित्र बनाने में उन्हें समय नहीं लगता था। ऐसे ही मित्रों के मार्फत वो मेरे लिए वकीली का काम भी लाने वाले थे, और मैं खूब पैसा कमाऊंगा, ऐसा उन्होंने मन ही मन निश्चय करके घर के खर्चे भी खूब बढ़ा कर रखे थे। मेरे लिए वकीली के काम लाने के प्रयत्नों में भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। ये जो प्रसंग है, ये संसार प्रवेश, ये जब बापू बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके भारत वापस आए तब का ये प्रसंग है। इधर जाति का झगड़ा भी था। मुझे जाति बहार करने से समाज में दो गुट हो गए थे। एक ने मुझे अविलंब जाति में प्रवेश दे दिया, लेकिन दूसरा गुट अभी भी प्रवेश न देने पर अड़ा हुआ था। मुझे जाति में प्रवेश देने वाले गुट के समाधान के लिए भाई साहब मुझे राजकोट से पहले नासिक ले गए और वहाँ गंगा स्नान करवाया, और राजकोट पहुँचते ही जाति भोजन दिया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन भाई साहब ने मेरे प्रति प्रेम के कारण ये सब किया था, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर सका। और ऐसा करने से जाति समाज को समाधान हो गया। जिस गुट ने मुझे अभी भी स्वीकार नहीं किया था, मैंने उसमें प्रवेश करने का भी कभी प्रयत्न नहीं किया। लेकिन किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा कुछ लोग जो मेरा तिरस्कार करते थे, उनसे भी मैंने नम्रतापूर्वक व्यवहार किया। मेरे इस व्यवहार के कारण कालांतर में इस गुट से भी मुझे अच्छा व्यवहार मिला। ऐसे कई प्रसंग आए। पत्नी से मेरे संबंध अभी भी मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं बन पाए थे। उसका कारण था मेरा घमंडी स्वभाव। पत्नी पर गुस्सा करता रहता था। एक प्रसंग पर तो मैंने पत्नी को मायके भेज दिया था और काफ़ी पीड़ा देने के बाद साथ रहने की अनुमति दी, लेकिन इसमें मेरी नासमझी थी। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। बच्चों पर संस्कार करने का भी विचार था। बड़े भाई साहब के लड़के थे और मेरा भी एक लड़का था। उनको व्यायाम के संस्कार करके अपने साथ रखने का विचार था। इसके लिए भाई साहब का भी समर्थन था। बच्चों के साथ रहना मुझे पसंद था और उनके साथ हंसी मजाक करने की भी मुझे आदत थी, मुझे अच्छा लगता था। इसलिए मुझे लगता है कि मैं छोटे बच्चों का योग्य शिक्षक बन सकता हूँ। खाने पीने में भी सुधार करने की आवश्यकता थी। मैं विलायत से आने वाला था, इसलिए भाई साहब ने घर में वैसा वातावरण बनाकर रखा था। चाय कॉफ़ी जो पहले कोई मेहमान आया तभी बनती थी, अब रोज़ बनने लगी। विदेशी बर्तन इत्यादि भी घर पर आ गए थे, और पोशाक तो मैं लेकर ही आया था। इस तरह से घर का खर्च भी बढ़ गया था। पर खर्च करने के लिए पैसा कैसे लाया जाए, ये प्रश्न था। राजकोट में वकीली करने का विचार किया तो वहाँ के अनुभवी वकीलों से बहस करने की ताकत मुझ में नहीं थी, और फीस उनसे 10 गुनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बैरिस्टर था। ऐसे में कौन मूर्खशील होगा जो मुझे अपना वकील बनाएगा। ऐसे में मेरे मित्रों ने मुझे बम्बई जाकर वकीली करने की सलाह दी, और इस तरह मैं बम्बई आ गया और एक घर बसाया। खाने के लिए एक बावर्ची रख लिया जिसका नाम रविशंकर था, और वो ब्राह्मण था। वो रोज़ नहाता था पर अपने कपड़ों को गंदा रखता था। फिर मुझे ही उसे सिखाकर तैयार करना पड़ा, लेकिन यहाँ भी मैं 4-5 महीने से अधिक नहीं रह पाया, क्योंकि खर्चा ज़्यादा और कमाई कम। इस तरह मैंने संसार में प्रवेश किया। बैरिस्टरी मेरे लिए बोझ बन गई, और
जवाबदारी के बोझ से दिल बैठने लगा। पहला मुकदमा। बम्बई में मेरा कानून का अभ्यास और आहार के प्रयोग साथ साथ चल रहे थे। मेरे भाई साहब मेरे लिए कोर्ट के काम लाने के प्रयास में लगे थे। वीरचंद गांधी भी मेरे पास थे। वे सॉलिसिटर होने का प्रयत्न कर रहे थे। वीरचंद गांधी मुझे वकीलों की बहुत सी बातें बताते थे, जैसे कि फिरोज शाह की होशियारी का कारण अनेक कायदे उनको कंठस्थ थे। इन सब महारथियों की बातें सुन सुनकर मेरा दिल और बैठ जाता था। बैरिस्टर कोई 3-4 सालों तक बैरिस्टर कोर्ट में 3-4 सालों तक जमाई लेते बैठना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। बैरिस्टर को यदि 3-4 सालों तक कोर्ट में जमाई लेते बैठना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए मैंने सॉलिसिटर बनने का निश्चित किया था, ताकि खर्चा चल सके, इतनी कमाई कर सकूं। हर महीने का खर्चा बढ़ता जा रहा था। बाहर बैरिस्टर की नेम प्लेट लगाकर अंदर तैयारी करते बैठना, ये दोनों को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हिंदू लॉ और एविडेंस एक्ट को मन लगाकर पढ़ा, फिर भी मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं आ रही थी। ऐसे में मेरी परिस्थिति ससुराल में आई नई दुल्हन की तरह हो गई थी। किसी तरह से एक मुकदमा मिला। छोटे दावों की अदालत में जाना था, लेकिन इसमें दलाल को कमीशन देना था, जो मैंने साफ मना कर दिया। फिर भी मुकदमा मिला। मुझे दावे तैयार करने के 30 रुपये मिले। दावा एक दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं था। सारी तैयारी करके कोर्ट पहुंचा तो मैं प्रतिवादी था और मुझे सवाल करने थे, पर जैसे ही खड़ा हुआ मेरे पैर कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे कोर्ट घूम रहा है। मेरी इस परिस्थिति को देखकर वकील शायद खूब हंसे होंगे और मैं बैठ गया और दलाल से कहा, मेरे से नहीं होगा, आप दावा किसी और को दे दो। और इस तरह दूसरे वकील को 51 रुपये में दावा दे दिया गया, जो उसे बहुत आसानी से जिसने पेश किया, और मुझे नहीं मालूम उसका क्या रिज़ल्ट आया। मैं घर वापस आ गया और फिर जब तक पूरा आत्मविश्वास न आए तब तक कोर्ट न जाने का फैसला किया। फिर दक्षिण अफ्रीका में जाने तक कोर्ट गया ही नहीं, और वैसे भी दावा हारने के लिए कौन मुझे वकील बनाने चला था। एक और काम मिला। इसको मेरे पिताजी का नाम मालूम था, इसलिए मेरे पास आया। काम था अर्जी लिखने का। मैंने लिख कर दी और मित्रों को दिखाई तो उन्हें बहुत पसंद आई। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, लेकिन ऐसे मुफ्त के काम से मेरा घर थोड़ी चलने वाला था। फिर समाचार पत्र में एक प्रसिद्ध स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के लिए अर्जी लगाई। सोचा यह काम मुझसे हो सकेगा। प्रतिदिन 1 घंटा और वेतन 75 रुपये। मैंने अर्ज किया और मुझे मुलाकात के लिए बुलाया गया, लेकिन जब प्रिंसिपल को मैंने बताया कि मैं लंदन से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा मैंने पास की है लैटिन भाषा लेकर, लेकिन मैं बीए नहीं हूँ, तो प्रिंसिपल ने असमर्थता व्यक्त कर दी और यहाँ भी मेरा काम नहीं हुआ। इस पर मेरे भाई साहब भी चिंतित हो गए और हमने राजकोट जाने का निश्चित किया। वहाँ भाई साहब भी वकील थे, अतः उन्होंने सोचा मुझे कम से कम दावा लिखने का काम तो मिलता रहेगा, और हमने बम्बई का घर छोड़ दिया। बम्बई में जब मैं रहता था तब हाई कोर्ट रोज़ जाता था। दावा समझ में नहीं आता था, इसलिए वहाँ मैं कुछ सीख पाया यह याद नहीं, लेकिन वहाँ झपकियाँ लेकर समय बीतता था। मेरे जैसे कई और रहते थे जो झपकियाँ लेकर समय बिताते थे, इसलिए शर्म आने की भी कोई वजह नहीं थी। यहाँ एक बात मैं लिखना चाहूँगा। बम्बई में मैं रोज़ कोर्ट जाना आना पैदल करता था, जिसमें लगभग 2 घंटे का समय लगता था। ऐसा करके मैंने बहुत सा पैसा बचाया और मेरी कभी भी तबीयत खराब नहीं हुई। और ये आदत
मैंने हमेशा रखी, जिसका आज तक मुझे फ़ायदा हुआ है। तो ये अगला भाग हम देखेंगे अब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।